welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 5 of grammar, and the name of the chapter is the subject verb agreement, right? So इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट यानी कि जो डील जो सौदा हुआ होता है उसके बीच में, राइट? सो सब्जेक्ट और वर्ब, राइट, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को यूज किया जाता है. सो लेट अस बिगिन दिस. सो दे से मैचिंग द वर्ब विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट. कि जब हम वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच करके यूज करते हैं तब वो कहलाता है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, राइट? Most probably a verb takes the same number as its subject, right? ये ज़्यादातर verb जो है वो सेम नंबर लेता है अपने आप जैसे कि सब्जेक्ट हो. If the subject is singular, then the verb needs to be singular. If the subject is plural, then the verb needs to be plural, right? So subject is the base for using the verb in a sentence. तो सब्जेक्ट जो है वो एक बेस है यूज करने का, राइट? कि हम कैसे वर्ब को उस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, राइट? सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, राइट? सो दे से शी गोज टू स्कूल. वी गो टू स्कूल. दे गो टू स्कूल. Anamika is playing football. My friends are playing football. Correct? Now, from the above sentences, it is very clear that a verb takes the same number as its subject. तो ऊपर जितने भी sentences हमने पढ़े उन सभी को पढ़कर ये clear हो गया कि जो verb है वो सेम नंबर की तरह लिया जाता है जैसे कि सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट होता है. We can say a verb agrees with its subject and number. हम कह सकते हैं कि एक verb अपने सब्जेक्ट के साथ agree करता है नंबर के मामले में, right? So here we have a did you know fact. So let's read this. So it says if the subject is singular, the verb should be in singular फॉर्म, राइट? कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है नंबर में तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा नंबर में, राइट? एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इन नंबर, द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल इन नंबर. कि अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो नंबर में तब उसका जो वर्ब है वो भी नंबर में प्लूरल ही कहलाएगा. नाउ द फॉर्म ऑफ द वर्ब changes according to the person of the subject. कि अब जो verb का फॉर्म है वो चेंज किया जाता है according to the person of the subject, right? person के according, right, जो कि subject होता है. So read the following sentences. अब यहाँ पर फिर से कुछ sentences हैं, let us read them. You go to school. She goes to school. I go to school. Correct? So, in the above sentences, all the subjects are pronoun. You, she and I. कि इन सभी sentences में हमने देखा कि जो subjects हैं वो actually pronouns हैं. Correct? So, though you and I are singular in number, क्योंकि you और I जो है वो number में singular है, right? They are always used in plural number. वो हमेशा plural number में ही यूज किए जाते हैं. So the verb will be the plural. और इसीलिए जो verb है जो उनके साथ यूज किया जाएगा वो plural कहलाता है. Correct? The pronoun she is a singular number. कि जो pronoun है वो she वो एक singular में pronoun है, right? So verb goes singular with it. तो इसीलिए इसके साथ जो verb है वो भी singular ही जाती है. Correct?
वी कैन से वर्ब चेंजेस विद द पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब अपने आप को पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है, करेक्ट। अगेन वी हैव सम डिड यू नो फैक्ट्स ओवर हियर, लेट्स रीड देम। इफ द सब्जेक्ट in the third person singular main verb in the simple present tense takes s और es ending, कि अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, करेक्ट, तो जो मेन वर्ब है वो उसके सिंपल प्रेजेंट टेंस में s या फिर es पे एंड किया जाता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स। तो एग्जाम्पल अगर हम ले तो ही जो कि थर्ड पर्सन है पर सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने इसके साथ जो वर्ब लिया है वो भी सिंगुलर फॉर्म ही लिया है, राइट। इफ द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल मेन वर्ब रिमेन्स इन इट्स बेस फॉर्म, कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो जो मेन वर्ब है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल फॉर्म में ही रहती है, राइट, बेस फॉर्म में। एग्जाम्पल वी लव टू रीड द स्टोरी बुक्स, राइट। तो हमने देखा कि जो मेन वर्ब है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, करेक्ट। आफ्टर दैट मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑक्सिलरी। सो अब ये ऑक्सिलरी क्या है, लेट्स रीड इट। वर्ब्स सच एज बी टाइप एंड हैव possesses different forms of different numbers and person, राइट। तो जो ये वर्ब्स हैं जैसे कि बी और हैव, ये एक्चुअली पोजेस करते हैं अलग नंबर्स और पर्सन को, करेक्ट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, हैव एंड डू। ये जो पूरा टेबल है ये अलग फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें दिखाता है, जैसे कि बी, हैव और डू, करेक्ट। Now next, we have a table over here जिसमें यहाँ पर हमें verbs दिए हुए हैं जो कि है be, have और do, right? तो हमें यहाँ पर 3 verb forms दी गई जो कि है be, have और do, correct? अब बात की जाए अगर person, number, subject, right? तो ये सभी चीज़ें अलग हैं यहाँ पर, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें हमें डिसाइड करना है। और उसके बाद टेंस है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो, करेक्ट। सो लेट्स रीड देम वेरी क्विकली। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पर्सन, राइट, जो कि नंबर में है सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद सब्जेक्ट आता है आई और बी। प्रेजेंट टेंस में हम जो वर्ब यूज करते हैं बी के लिए वो आता है के साथ, आई के साथ एम और बी के साथ आर। इन पास्ट टेंस आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज, ऑन बी के साथ यूज किया जाएगा वर्ब, करेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट हमारा रीडिंग, जस्ट लाइक सेंटेंस बिकम्स आई एम रीडिंग या आई वॉज रीडिंग इफ इट इज इन पास्ट टेंस। उसके बाद वी के साथ ऐड होगा बी आर रीडिंग या फिर इट माइट बी बी वर रीडिंग, करेक्ट। सो ये जो बेसिकली हमारे जो टेंस दिए हुए हैं ये एक्चुअली हमारे बी के वर्ब फॉर्म्स हैं, करेक्ट। जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल दोनों की फॉर्म हमें दी हुई है। लेट्स गो विद द सिंगुलर फर्स्ट। उस बेसिकली सेकेंड पर्सन में तो हमारा जो प्रोनाउन है वो यू ही रहता है, तो इसके जो दोनों है वो सेम है, यू एंड यू, वेदर इन सिंगुलर और प्लूरल। आर वी आर गोइंग टू यूज in the present tense, but in the past tense और यूज करेंगे वर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा सेम रीडी हो जाता है, ये करेक्ट। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो इट इज सिंगुलर प्लूरल, करेक्ट। अब सिंगुलर के सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो होते हैं ही, शी या फिर इट, करेक्ट। प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं इज इन सभी के साथ, और पास्ट टेंस में हम इन सभी के साथ यूज करते हैं was, करेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे में दे, क्लियर। दे के बाद हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं आर, दे के साथ, और
पास्ट टेंस में यूज करते हैं वर्ब. करेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा सेम है. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग टू द वर्ब फॉर्म विच इज हैव. अब हैव के वर्ब फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट पर्सन, टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, इट इज आई. आई के साथ हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में हैव. सेम एट फॉर द पास्ट टेंस it might be had, right? Object becomes play. Clear? Next, second part, sorry, प्लूरल की अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन के, तो जो प्रोनाउन है को यूज होता है अभी, लाइक दोनों के नहीं साथ हम हैड और हैव अ हैड प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, दोनों ही नंबर्स में जो सब्जेक्ट है वो आता क्या है? यू. क्लियर? दोनों के ही साथ हम यूज करेंगे हैव या फिर हैड, प्ले. आफ्टर दैट थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर पे आते हैं ई शी इट, लाइक प्रेजेंट टेंस में उसके साथ यूज किया जाता है हैज. और वहीं अगर हम प्लूरल की बात करें तो वर्ड है दे और वो के सारी यूज करते हैं हैव. और इन दोनों के ही साथ बन जाता है पास्ट टेंस में हैड एंड ऑब्जेक्ट इज प्ले. क्लियर? आफ्टर दैट कमिंग टू द वर्ड डू. अब डू के लिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर वन इज आई, प्लूरल वन इज बी. क्लियर? आई के साथ और बी के साथ प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही सेम वर्ड्स यूज हो गए जो डू और डे, एक्सरसाइज. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग अप टू द सेकेंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही पर्सन सेम रहते हैं, विच इज यू एंड यू. करेक्ट? उसके बाद जाता है डू और डे जो कि एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट. मूविंग अहेड टू द थर्ड पर्सन, सिंगुलर या फिर प्लूरल. करेक्ट? ही, शी, इट, दे, डज or do, their and exercise object we discussed. Clear? So I hope you all are very much familiar with the uses of the auxiliaries that are either be, have and do. Clear? Now here we have the placement of subjects and verbs. अब subjects और verb को कैसे place किया जाता है, that they're telling us. So they say when the subject comes before the verb in an assertive sentence. ये assertive sentence में जो subject है वो हमेशा verb से पहले आता है. Here, since there is an agreement between the subject and the verb, ideally they should be placed as close as possible. क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में हमेशा एक एग्रीमेंट किया जाता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए है कि सब्जेक्ट और वर्ब को कितना भी एक दूसरे के पास रखा जाए एक सेंटेंस. क्लियर? जैसे कि वी हैव सम एग्जांपल्स ओवर हियर, जैसे आई लव माय मॉम. क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट आई, लव इज द वर्ब and my mother is the object. Clear? Next, you do exercise. She sings a song. The children play kung fu. Right? So, यहाँ पर हमने जितने भी ये सब चीजें करी है, जैसे कि है you, she, children, I, ये सभी हमने verb के पास एक प्लेस किए हैं because they are the subjects of the sentence. Right? Next, in the above sentences, the subject is placed immediately before the verb. इन sentences में जो subject है वो place किया जाता है verb से पहले. Right? When an entire phrase acts as a subject, जब एक पूरा phrase यानी कि group of words होता है जो कि subject की तरह काम कर रहा होता है sentence में, the main word is actually the subject. वहाँ पर जो main word होगा वो एक subject होगा. Therefore,
the verb must have been with this word. और इसी के जो verb है वो word के साथ agree करने चाहिए. Clear? Just like for examples, we have the monitor of our class needs appreciation. Right? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो verb है वो जो subject है वो actually a group of words है. It is a phrase. Right? Next, the peon of our school rings the bell. The teacher of our school loves us. The mother of my friend looks very smart. Clear? Now after that, in the sentence, the subject, the monitor of our class is a phrase. अब सेंटेंस 1 की अगर बात की जाए तो इसमें जो सब्जेक्ट है द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास वो एक फ्रेज है. करेक्ट? द मेन वर्ड इन दिस फ्रेज इज मॉनिटर. कि इस फ्रेज में जो मेन वर्ड है वो है मॉनिटर एंड इज द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और इसीलिए ये इस सब्जेक्ट का इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो मॉनिटर ही है. राइट? द सब्जेक्ट इज इन द थर्ड सिंगुलर नंबर. कि जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यहाँ पर दिखता है. करेक्ट? नेक्स्ट, हेंस द वर्ब नीड्स एक्स एंड एस एंड डी. कि जो वर्ब है ना नीड्स उसमें एनीवे एस आ रहा है. द वर्ब इज एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. इसीलिए हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट पर वर्ब का एकदम सही एलिमेंट के सेंटेंस में क्वाप है. नेक्स्ट, इन सेंटेंस 2 द पियोन इज द एक्चुअल सब्जेक्ट. कि सेंटेंस 2 में जो द वर्ब इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में सेंटेंस में है. Now moving up to the sentence 2, the peon is the actual subject. कि sentence 2 की अगर हम बात करें तो जो peon है वो यहाँ पर हमारा main subject है. Right? It is in the third person singular. कि ये third person singular में है. Correct? So the verb becomes rings. Right? इसीलिए जो word है वो बन जाता है rings. Right? Next, in sentence 3, the teachers is the actual subject. कि sentence 3 में जो teachers है वो एक actual subject है. Right? जो verb है sentence में जो teachers है वो एक actual subject है. Correct? They are in the plural number. कि वो plural numbers में consider किए जाते हैं. So the subject takes plural verb. और इसीलिए subject जो है वो अपने साथ plural verb consider करता है. In sentence 4, the mother is the actual subject. कि sentence 4 में जो mother है वो actual subject है. Clear? That is the third person singular. कि ये third person singular के साथ काम करता है. So it takes looks a singular verb. और इसीलिए ये अपने साथ looks रखता है जो कि singular verb है. Clear? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the agreement that was done in the chapter between the subject and the verb. Right? So that was all from my side. I hope you all learned something. So thank you so much and have a great day ahead.